हालांकि मैंने आपसे जो पहला वीडियो बनाया था उसमें यह शेयर किया था कि मैं आगे से कोर्स कंटेंट बनाकर अभी डालना शुरू करूंगा और धीरे धीरे डालते डालते एक बहुत बड़ा कोर्स कंटेंट तैयार हो जाएगा, जिसकी शुरुआत मैंने पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो से किया था कि क्या उद्देश्य था और क्यों हम करना ये वीडियो लाइब्रेरी हमने क्यों खोला। तो ये जो वीडियो है ये कंटेंट के मामले में श्योर वारिसपुर वीडियो लाइब्रेरी का पहला वीडियो है, जिसमें कि सोशल साइंस का क्लास 4th का फर्स्ट चैप्टर लिया गया है, जिसके बाद हम चैप्टर वाइज जाते जाएंगे। और इस वीडियो का ड्यूरेशन पहली बार 15 से 20 मिनट रखा जाएगा, ताकि उस बीच में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख के और फिर हम बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से धीरे धीरे वीडियो की साइज मैक्सिमम 30-35 मिनट्स तक ली जाएगी। पर शायद उसको या तो अगर 30 मिनट्स का वीडियो होगा तो उसको भी मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक करके, ताकि उसको आसानी से छोटे समय में उसको अलग अलग ब्रेक में देखा जा सके और समझा जा सके। जहां तक जो किताब है हम लोग के पास, उसकी क्वालिटी अच्छी है और उसका जो पहला चैप्टर है वो है हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें कि सबसे पहला चैप्टर है हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स। सो नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में एक तो फर्स्ट जो नॉर्दर्न पार्ट इंडिया का है, तो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में जो भी whatever is there in the northern part and whichever the mountain in the northern part, that will be considered as the northern mountains. But anybody who would have seen the आप लोगों में से किसी ने भी भारत माता का फोटो भी देखा होगा, और कई बार तो हम तो देखते हैं भारत के मैप पे कि भारत का मैप ऊपर से ऐसे बना हुआ, खूब लंबा सा ऐसे गया हुआ। तो भारत का और थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन हमारे लेफ्ट में भी है और थोड़ा सा राइट में भी है। तो सबसे पहले बता दें भारत के मैप को देखने का नजरिया, कैसे हम मैप को देखते हैं, क्योंकि मैप जब हम देखते हैं तो बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट हम कैसे पहचाने। सबसे पहले क्योंकि मैप हमें देखना नहीं आता, तो we will not be able to recognize which is the directions there. So everybody remembers how do we hang the India map, कैसे हम उसको लटकाते हैं। और इंडिया के मैप कभी जाओ, स्कूल में जाओ, सरकारी ऑफिस में जाओ, हर जगह वो मैप आपको लटका हुआ मिलेगा। उस मैप को लगभग मैं उम्मीद करता हूँ क्लास 5th के 4th के बच्चे ने इसको जरूर देखा होगा, स्कूल में मैप दिखाया गया होगा आपको। उस मैप में हम ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ भारत का जो पार्ट दिखता है और नीचे की तरफ पार्ट हमारा पतला सा, राइट हैंड थोड़ा सा फैला हुआ है, लेफ्ट हैंड अगर हम खड़ा होते सामने में देखते हैं। पर इसको जब डायरेक्शन पहचानने की सबसे जो सिंपल सा तरीका है कि हम सीधा सीधा मैप के सामने खड़े हो जाए और मैप के सामने खड़े होकर जो हमारे सिर की ऊपर की तरफ है वो नॉर्दर्न पार्ट है, जो हमारे लेग की तरफ जा रहा है वो साउदर्न पार्ट है, और हमारे खड़े होने के साथ जो मैप पे जो दाएं तरफ दिख रहा है वो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, और जो हमारे लेफ्ट हैंड जो दिख रहा है वो हमारा वेस्टर्न पार्ट है। तो सबसे पहले मैप के डायरेक्शंस का जो प्रैक्टिकल तरीका है वो अंडरस्टैंड करने का, और इसी मैप का नहीं, अगर आप कोई भी मैप अगर आप देखते हैं, चाहे वो जमीन से मेजरमेंट का हो, उसमें डायरेक्शन लिखा होता है, बट मैप का ये बहुत ही ओल्ड कन्वेंशन है जिसमें कि हम मैप को इस तरीके से मैप की डायरेक्शंस को समझते हैं। इसलिए चैप्टर शुरुआत करने के पहले जब हम माउंटेन के बारे में बात करने वाले हैं, तो इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी आवश्यक है कि हम मैप को देखकर समझ सकें, उसको इमेजिन कर सकें कि हमारे मैप में जो उत्तर है, जब हम मैप के सामने खड़े होते हैं, जो हमारे सिर की तरफ है वो हमारा उत्तर साइड हुआ, जो पैर के नीचे जो नीचे तरफ दक्षिण तरफ हो गया, और हमारे खड़े होने के साथ ही मैप में जो राइट हैंड साइड होता है वो हमारा ईस्ट होता है, और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वो हमारा वेस्ट होता है। अब मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा इस जगह में। सपोज कई बार हम डायरेक्शन भूल जाते हैं किधर जाना, तो कई बार सुना होगा पहले कि रात में, दिन में तो मान लो सूरज देख लेते हैं, सूरज पूरब की तरफ उगता है
तो पूरब अगर मालूम चल गया तो पूरब के ठीक सामने अपोजिट पश्चिम हो जाएगा। फिर उसी प्रकार हम दाएं बाएं देख के इसी अनुमान से लगा लेंगे कि हमारा पूरब पहले कैसे था, तो हम उत्तर दक्षिण नाप लेंगे। तो उस दिन में जो हमारा जो पहचान है डायरेक्शन का बड़ा अच्छा होता है। दूसरा जो पहचान हमको करना होता है रात में बहुत मुश्किल होता है। पर रात में जो सबसे आसान तरीका लोगों ने जब निकाला पुराने जमाने में, और आज तक भी, मतलब अब तो हमारे पास मान लो कि बहुत सारे घड़ी में डायरेक्शन देने वाला है, आपके पास मोबाइल फोन में है, पर उसमें कुछ होता नहीं था। तो उस समय जो सबसे बेस्ट तरीका था डायरेक्शन मेजरमेंट करने का, हमारा नॉर्थ स्टार था। नॉर्थ स्टार मतलब उत्तर की तरफ निकलना। तो अगर दिन में हमारे पास सूरज था अर्ली इन द मॉर्निंग पूरब दिखाने के लिए, ईस्ट डायरेक्शन को बताने के लिए, तो हमारे रात में नॉर्थ स्टार था बताने के लिए। बट वहां भी देयर इज अ प्रॉब्लम। इफ सपोज दैट इज अ क्लाउडी नाइट, इफ देयर इज अ क्लाउडी नाइट, पूरे बादल लगे हुए, देन हाउ विल यू रिकॉग्नाइज, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करो? That recognition was really difficult for the people to make out there. So various technologies had been developed, the various ways had been developed through which हम उसको धीरे धीरे करके रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो ये एक तरीका था पुराने जमाने में डायरेक्शंस को मेजर करने का और मैप को समझने का। अब हम जो मैप हम देख रहे हैं, तो जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है उसमें जो मेजर माउंटेन नॉर्दर्न का जो कवरेज है माउंटेन का, उसमें भी जो माउंटेन का नाम भी सबको पता है। जब हम लोग सुनते हैं विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, राष्ट्रगान गाते हैं, हर दिन स्कूल में होता है। तो उस दिन भी जब हिमालय बोलते हैं, हिमालय का जो रेंज है, भारत का जो ऊपर का साइड जो मैप आपको दिखता है, लगभग जम्मू कश्मीर के पास से लेते हुए हिमाचल और यूपी के ऊपर की तरफ से, अपने उत्तराखंड की तरफ से जाते हुए थोड़ा सा और पीछे हट के, ये तकरीबन नॉर्थ ईस्ट तक जाती है। और इसमें जो रेंजेस जो होते हैं, इसमें जो आपके बुक में लिखा हुआ हिमालयन रेंजेस एंड काराकोरम माउंटेन रेंज। रेंजेस का मतलब व्हाट डू यू मीन रेंजेस? रेंजेस का मतलब है, जैसे माउंटेन को ऐसा नहीं है कि एक सीधा खड़ा हो गया माउंटेन, उसमें कई सारे पीक्स होते हैं। माउंटेन का जो होता ढाल, वो एक ग्राफ की तरह वो पीक बनाता है और फिर क्रेस्ट बनाता है और धीरे धीरे करके जाता है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो रेंज का मतलब है कि केवल रेंज केवल पीक्स में नहीं होता, फिर उसके पैरेलल्स कई सारे माउंटेन्स होते हैं, और कि वो बनता इस तरीके से है। उसका भी जो फिजिकल ज्योग्राफी में जब आगे क्लासेस में आप जाओगे तो उनको पढ़ने का मौका मिलेगा कि क्या कारण है, कैसे माउंटेन बनता है, क्या होता है, और उसके पीछे कौन कौन सा प्रिंसिपल्स काम करता है, वो आपके कोर्स में आगे दिया हो। तो जस्ट इमेजिन करो, जो मैप हमने आपको अभी बताने की कोशिश की, जिस मैप को आप जानते हो, उसको अपने कल्पना से अगर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा ऊपर से लेके लगभग असम तक, जो एंड अरुणाचल तक हम जो जा रहे हैं, सिक्किम भी कवर करता है, उसमें नेपाल का एक बहुत बड़ा रेंज है वो हमारा है। तो हम बिहार भी हिमालय के पास है, और यूपी भी हिमालय के पास है, कुछ कुछ रेंज कुछ कुछ जगहों से पास में, और हम लोग की खासियत है गंगा नदी भी पास में। अब एक इसकी देखो ब्यूटी है, जो गंगा जो निकलती है, जो गंगोत्री से, या मान लो जो उत्तराखंड का जो भी मान लो जो पहाड़ पर्वत है, कई सारी ट्रिब्यूटरीज निकलती है। और मुझे जब वहां जाने का मौका मिला बद्रीनाथ तक, तो उसमें भी हमने देखा कि जैसे बहुत बहुत जगह से निकल रही है वहां पे माउंटेन रेंजेस के जो वाटर आ रहे हैं, फिर हरिद्वार से वो डेविएट होता है और कई छोटी छोटी नदियां बनती है। बट जो मेजर जो रिवर है वो गंजेज जो है, वो भी तो पैरल हिमालय के पैरल आ रहा है, जहां से वो चलती है, बट हिमालय वहां से क्रॉप होती है, लेकिन पानी का जो ऑरिजिन है, सोर्स है वहीं पे। क्योंकि वहां पे ढेर सारा ग्लेशियर्स है, तो ग्लेशियर्स के होने का, ग्लेशियर्स मतलब जो हिमखंड है बना हुआ, उस ग्लेशियर्स से पानी समर में मेल्ट होता है और धीरे धीरे करके हमारा रिवर रिचार्ज होता है। तो आप देखोगे कि हमारे रिवर को जो रिवर जो हमारा जो माउंटेन फेड रिवर है, जो माउंटेन से पानी रिसीव करता है, वो आपका जो है रेनफेड रिवर भी है, जिसको बारिश का पानी बनता है। पर जैसे आपको बताऊं कि जो आपके हम लोग के जो गांव के पास छोटी सी नदी है, पाया नदी, वो जो नदी आप वो नदी जो देखते हो आप अपने पास में, जहाँ पर गुड़िया का पुल बना हुआ है, नदी का भी एक लंबाई है, जो नाला बोल लो
या इसको जो बोलो, बट ये रेनफेड वाटर थी, रेनफेड रिवर है। और रेनफेड के अलावा कई बार ये रिवर अपने दूसरे रिवर से जो नेपाल के रास्ते से जो पानी छोड़ते थे उसको कहीं से पानी आता था। और अपने एरिया में, इस एरिया में कई बार इस रिवर, छोटे से रिवर के कारण, अदना सा रिवर के कारण भी फ्लड आ चुका है। और 2-3 मैंने ऐसा फ्लड आया है जिसमें कि घर तो लोग उतना डूबे नहीं, पर हाँ फसलों का काफी नुकसान हुआ। तो ये जो पैरेलल रिवर्स है, तो माउंटेन का ब्यूटी है, माउंटेन रेंजेस केवल माउंटेन नहीं है जिसमें हम लोग, दूसरा इसका जो ब्यूटी है कि ये एक साथ में रिवर्स को भी, काफी रिवर्स को भी ये साथ में पानी फ्लो कराता है। और जिसके कारण आप पढ़ोगे कि हमारी जितनी भी सिविलाइजेशंस है वो रिवर के किनारे बसना शुरू हुई, क्योंकि रिवर विदाउट पानी हम खेती नहीं कर सकते थे, और बिना खेती के हम काफी समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते थे, क्योंकि जंगलों में सालों भर कुछ खाने के लिए मिलना मुश्किल था। तो इसीलिए जो पहाड़ था वो हमारे लिए, रिवर के लिए जरूरी था शुरू में, और पानी हमारी खेती के लिए जरूरी था। इस तरीके से हम वी हैड बीन जस्ट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। इंग्लिश में बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप between the human beings and the different components of the environment. तो हमारा कंपोनेंट्स में माउंटेन है, हमारा रिवर है, फिर ह्यूमन बींग्स है, उसका अपना लाइवलीहुड चलता है। फॉर दीज रीजंस हिमालयाज हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट, काराकोरम रेंज हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर आर अदर रीजन फॉर दैट हिमालय इज वेरी इंपॉर्टेंट। Himalayas is giving us the great cover. Like suppose India is totally protected by from three sides by the sea. So anybody who wants to attack on us, कोई भी अगर हमारे तरफ अटैक करना चाहता है तो उसको उस 3 तरफ से घुसने के रास्ते नहीं है, क्योंकि उसको बहुत पानी में चल के आना पड़ेगा, और पानी के साथ हमला करना उतना आसान नहीं, क्योंकि पानी के लिए आपको सरकार की परमिशन चाहिए, आप कोई भी नाव लेकर नहीं जा सकते। बट अगर लैंड होगा तो कोई भी किसी तरफ से घुस सकता है। तो हमारा जो बॉर्डर है वो काफी कम एक्सपोज्ड है, और कुछ बॉर्डर पार्ट एक्सपोज्ड भी है, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट। उसमें घुसने के लिए आप एक पर्टिकुलर समय में घुस सकते हो। जब समर का समय होता है जिसमें आइस मेल्ट होता है, उसमें मेल्टिंग के टाइम में कोई व्यक्ति उसमें घुस सकता है, पर उसके लिए बहुत छोटा टाइम होता है, हम अपनी विजिलेंस बढ़ा देते हैं, इसलिए घुसना आसान नहीं होता। तो जो पहला जो माउंटेन रेंज का मैंने बताया आपको कि माउंटेन रेंजेस के होने का, खासकर हिमालय के होने का भारत में, तो हमारे पास जो रिवर्स थे, ढेर सारे रिवर्स, और हिमालय से केवल हमारी रिवर फेड नहीं है, कुछ रिवर्स जो है आपको हिमालय से जो पाकिस्तान तक जाती है, जो हम पंजाब का जो नाम पड़ा है 5 नदियों का समूह, झेलम, चेनाब, सतलज, इंडस, जितने भी रिवर्स है बड़े, और वो ऐसी रिवर्स है जिन रिवर्स में सिविलाइजेशन पहले बनी। गंगा के आसपास तो लोगों ने बहुत बाद में रहना शुरू किया, बट सबसे पहले जो सभ्यता की शुरुआत हुई उसमें लोगों ने प्रारंभिक दौर में रहना शुरू किया था, वो पंजाब के रीजन में इंडस वैली के आसपास से, जो इंडस रिवर थी उसके आसपास, और उसके कारण सभ्यता ग्रो हुई और आबादी बढ़ी। फिर वहां से लोग निकले भाई कि ठीक है यहाँ से चलते और जगह खोजते जहां हम खेती कर सकते हैं, वहां बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे गंगा दोआब रीजन में, गंगा के रीजन में बढ़ना शुरू किया। तो ये खासियत थी कि हिमालय पहले से पानी दे रही थी और नदियां हमारे यहाँ ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी थी। तो एक तरीके से यहाँ से लेके वेस्ट बंगाल तक, और फिर जो बाद में चल के ब्रह्मपुत्र रिवर जो वहां जाके असम के साइड पे जो सबसे बड़ी रिवर है, वो भी उसको भी पानी मिलता है, इसी तरह पहाड़ों से मिलता है। और इनके पानी का अधिकांश पार्ट बारिश के पानी में इनके अंदर पहुंचता है, बट अधिकांश हिस्सा ये नदियों में सालों में पानी होता है, क्योंकि इनको हमेशा हिमालयन रेंजेस से और अदर माउंटेन रेंजेस से इनको वाटर मिलता रहता है। तो मैंने बताया कि ये माउंटेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, पहले लाइवलीहुड के लिए जरूरी था, साथ में इसमें वेजिटेशंस थे, ये था। इसका जो दूसरा एडवांटेज था कि ये हमको सुरक्षा प्रदान करता था, प्रोटेक्शन। तो कोई भी देश के लोग, कोई दूसरे देश के यहाँ से घुस नहीं, इतना डिफिकल्ट रास्ता है कि उसमें कोई घुस नहीं सकता। और इसलिए हमारे देश को इसमें बाउंड्री प्रोवाइड की। इस प्रकार इंडिया की सिक्योरिटी, सोचो कि अगर इंडिया में हिमालय नहीं होता तो हमें और ज्यादा कितने सिक्योरिटी गार्ड्स और कितना ज्यादा डिफेंस पे खर्चा करना पड़ता। आज भी खर्चा करना पड़ रहा है, बट हिमालय होने के कारण हमारा जो कॉस्ट है डिफेंस पे काफी कम है। तीसरा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हिमालयन रेंजेस का, जिसको जान के आपको बहुत ही आश्चर्य होगा
कि हिमालय पर अगर हिमालय नहीं होता, अगर हिमालय मान लो कि तो हिमालय है ही नहीं और हम उस तरफ आराम से जा सकते, आ सकते और देख सकते। उसका कारण होता है कि चांसेस है, जो कि जियोग्राफर्स बताते हैं, एक पॉसिबिलिटी बताते हैं, संभावना है कि शायद ये पूरा का पूरा एरिया डेजर्ट हो जाता। पर हिमालय के रोकने का, हिमालय के रहने के कारण जो ठंडी हवा जो हमें आपके जो साउथ ईस्ट एशिया, मिडल साउथ ईस्ट एशिया से कर सकते हैं या ईस्ट एशिया से कर सकते हैं, और मिडल ईस्ट से बहुत सारी कंट्री है, लाइक उज्बेकिस्तान है, इस तरफ बहुत काफी ठंड है और बहुत एरिया डेजर्ट है। तो वो ये कोल्ड डेजर्ट बन जाता है। इंडिया वुड हैव बिकम द कोल्ड डेजर्ट। हमारे पास कोल्ड डेजर्ट का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है लेह लद्दाख, जो अभी मैंने जब पहले जम्मू कश्मीर का पार्ट था, अभी वो एक अलग से यूनियन टेरिटरी बन गया। तो 2019 में उसको यूनियन टेरिटरी भारत सरकार ने बना दिया, पर उसके पहले वो जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। बट वो पूरा का पूरा एरिया बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा पोर्शन उसके पास, आबादी बहुत ही कम है, पर वो पूरा का पूरा डेजर्ट है। वो भी हिमालय के ही डेजर्ट हिस्सा है, और हिमालय में हिमालय की जहाँ पत्थर समतल हो चुके, हाइट है भी, तो कुछ पोर्शन उसको ऑलरेडी डेजर्ट में कन्वर्टेड है। वहां कुछ खेत, वहां पर वी कांट ग्रो एनीथिंग, कुछ ग्रो नहीं कर सकते। तो हिमालय में ये सब एडवांटेज, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का एडवांटेज है। दूसरा हिमालय का एक एडवांटेज तो हो गया कि हमको क्या खतरा, व्हाट आर द डिसएडवांटेज from the other part of the Himalaya. Right? The chances of India would have become the desert, that would have been very high. But the other part of the Himalayan ranges had been, from the, if you see from our country's perspective there, तो हमारे कंट्री में दो ढंग की हवाएं चलती हैं। एक चलती है वेस्टर्ली, जिसको पछुआ हवा बोलते हैं, और एक चलती है ईस्टर्लीज। ये दोनों जो है बारिश लेके आती है, मौसम बदलती है। और कई बार जो अरेबियन, जैसे सपोज आप करो कि हमारे पास जो ईस्ट के साइड और वेस्ट के साइड दोनों हवाएं चलती है, और ये हमारे लिए सोच लो कि हमारे जो मानसून है उसके लिए इन दोनों हवाओं का अपना अपना एक रोल है। अलग अलग टाइम वर्षा लेके आती है, और इसका एक हिस्ट्री है, आगे जब आएंगे तो बताएंगे कैसे ईस्टर्ली और वेस्टर्ली किन किन मौसमों में, किन किन महीनों में बारिश लेके आती है। और ये फार्मर्स के लिए ये काफी उत्कृष्ट है और काफी खुशी लेके आती है, कई बार नुकसान भी लेके आती है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, जस्ट अभी 2020 में जब अभी चारों तरफ कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, और इस बीच में आपके एरिया में नहीं, पूरे उत्तर भारत में एक अलग प्रकार की वर्षा हो रही है, जिसमें कि ओले, उसमें बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं, फसलों को अलग तरीके का नुकसान पहुंचा रहा है। और ये भी होने को देखने को मिल रहा है कि वर्षा होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जब ये हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं जिसके अंदर मॉइस्चर होता चलती है, शुष्क हवाएं मतलब मॉइस्चर कंटेंट को लेते हुए चलती है, तो जैसे ही वो हवा माउंटेन से टकराती है तो वो वर्षा बादल बनती है, बादल टकराती है तो वर्षा होने का कारण बनता है। ये सारे फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे, बट थोड़ा थोड़ा इसलिए हिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, चैप्टर की शुरुआत है, ताकि समझ सको कि इसमें कितना एरिया है जो हमें इंटरेस्ट इसमें दिला सकता है। तो तीसरी बात हिमालय के बारे में जो बताएंगे, हिमालय जो है बहुत ही यंग माउंटेन है। ऐसे हमारे पास दिल्ली के रीजन में आओगे तो अरावली रेंज है, सबसे पुराना रेंज हमारे यहाँ माउंटेन का है वो गोंडवाना रेंज है, जो कि मध्य प्रदेश के पास पाया जाता है, और उसमें ऑलरेडी वो मिट्टी के साथ लगभग मर्ज कर चुका है। केवल कुछ रेंजेस में छोड़ के जहां पर की खुदाई कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, उसको लेके चल रहा है। और तो एक तरीके से मालूम हमको चल गया कि मैप का देखें तो मैप पे हमारा जब मैप स्टार्ट होता है उत्तर भारत से, वो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है, और बिल्कुल एंड तक में अरुणाचल प्रदेश के एंड पे जाके हिमालयन रेंजेस की एक पूरी श्रृंखला बनी हुई। दूसरी बात बताइए कि हिमालयन रेंजेस जो है काफी यंग रेंज है, काफी नई पर्वत है, और जो रेस्ट हमारी पर्वत है बहुत पुरानी पर्वत थी, जो कि अब मेनी ऑफ देम हैड बीन बिकम द प्लेटू बन चुका है, वो माउंटेन रहा नहीं, प्लेटू बन चुका है। और टाइम टू टाइम नेचर अपने अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से इम्पैक्ट करती है डिफरेंट फिजिकल फोर्सेस को। फिजिकल फोर्सेस का मतलब ये है कि ये प्रकृति के बहुत सारे फिजिकल फोर्सेस है, जैसे अर्थ के अंदर अर्थ के डिफरेंट लेयर्स मूव करते रहती है प्लेट की तरह, जैसे गाड़ी में इंजन मूव करता है तो मूव करते रहती है।
कई बार वो प्लेट टकरा जाती है, जैसे अर्थक्वेक आता है, कई बार वॉल्केनिक चीजें अर्थ के अंदर फॉर्म होते रहती हैं और बाद में वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। उसके सब के अपने अपने कारण है जो हम आएंगे तो बताएंगे इसमें आपको। तो ये जो था, तो ये हम हिमालय के बारे में जनरल आइडिया आपको मैंने दिया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए मैं शुरुआत करूंगा इस चीज से कि जो हमारा जो माउंटेन रेंज है, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस है, उसमें हम थ्री पैरेलल रेंजेस हिमालय कंसिस्ट है, 3 हिमालय पैरेलल रेंज जो कंसिस्ट करता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें ट्रांस हिमालयन रेंजेस, द आउटर हिमालयन रेंज और नॉर्दर्न हिमालयन रेंजेस। तो हम लोग उस तीनों को तो 3 उसके पैरेलल रेंजेस है और जिसमें हिमालय में कितने तरीके के रेंजेस है एंड हाउ डज इट गो अहेड, कैसे कैसे ये कंटेनमेंट करता है, इसको जो है हम उसको डिटेल से बताएंगे। इसके साथ जो हमारी रिक्वायरमेंट है आप लोगों के साथ में कि जब ये मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ तो बुक रीडिंग जरूर करें, और बुक में कोई डाउट होगा चाहे कुछ भी होगा वो सब उसके अंदर कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम कोशिश रखेंगे कि इसमें हम बुक से ज्यादा इधर उधर की बातें आपको ना बताएं। जो बुक में जुड़ा होने जो बातें इंटरेस्टिंग है, जो जिससे कि आपके अंडरस्टैंडिंग में बढ़ोतरी होगी या आपके अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन करने में हेल्प मिलेगा, वो बातें मैं उदाहरण के तौर पर से बताता रहूंगा। इसके नोट्स तो हम पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, पर साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ उसको बुक्स जरूर पढ़ना है, ताकि आप जैसे इसमें जब कभी हम लाइव क्लासेस ले रहे हो आपकी, और लाइव क्लासेस के दौरान आप उस वर्ड्स को समझ में नहीं उसको पूछ सकते हो, या उससे जुड़ी कुछ बातें पूछ सकते हो। जैसे चैप्टर जो आदमी वीडियो देख रहा है पढ़ रहा है अगर यूट्यूब पे, तो मैं उसके लिए भी कभी मैं बोलूंगा जैसे किसी ने 5 वीडियो देख लिया है और उसमें मैंने क्लासेस एक साथ रखा, उस क्रम में उस चैप्टर्स के रीडिंग के साथ अगर कोई डाउट होता है तो उस डाउट्स को हम शायद लाइव क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो मैं इसी के साथ तो आज का जो छोटा सा क्लास से जुड़ा वीडियो है उसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सटेंड द टॉपिक। थैंक यू।